अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था। हाँ अभी डायलॉग चल रहा है। एक सवाल दिया था क्वेश्चन 8 और एक था क्वेश्चन 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। पॉइंट 4। अच्छा, इसमें मुश्किल भी एक्चुअली यही होनी थी कि कौन सी रेशो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। चलें, जो शर्मा शर्मी नहीं भी पूछ रहे होते सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। ये देखना है कि कौन सी कंपनी, पॉइंट नंबर 1, कि कौन सी कंपनी अपने कस्टमर्स को इंसेंटिव्स देती है ताकि वो पैसे जल्दी दें। ये बात डेटर्स से रिलेटेड है और पे ऑन टाइम, तो इसमें डेटर्स का पीरियड देखना पड़ेगा, तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 का आंसर डेटर्स पीरियड है। पॉइंट नंबर 2, अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स का मतलब है क्रेडिट टर्म्स ये होती है कि उधार किन टर्म्स पे दे रहे हैं। अब उधार की क्या टर्म्स होती होंगी? टाइम ही होता है ना, मतलब उधार देने की यही टर्म्स है ना कि हम 40 दिन का उधार देते हैं, 30 दिन का उधार देते हैं, और क्या टर्म्स होंगी? तो क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, कौन ज्यादा क्रेडिट पीरियड अवेल कर लेता है, तो क्रेडिटर्स के पेमेंट पीरियड से पता चलेगा, तो इसलिए दूसरे का आंसर क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड है। तो इसमें एतराज क्या है? अच्छा, और क्या कर सकते थे फिर? आप क्या कह रहे हैं? सेल्स को परचेजेस लेना ज्यादा मुनासिब है। चलो, है मैन्युफैक्चरिंग, फिर पैसे तो जबरदस्ती का नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है। हाँ, उतने की खरीदनी उतने की बेचनी, तो फिर सेल्स की अमाउंट का परचेजेस की अमाउंट कैसे कह रहे हैं? सेल्स को परचेजेस रिज्यूम करना ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आपको सिर्फ एक ही साल की इंफॉर्मेशन है, जो कि हाँ इस साल में एक ही साल की, इस सवाल में एक ही साल की इंफॉर्मेशन है, तो क्या हम रेशोज में एवरेज कर रहे होते हैं? अब जैसे एसएल और टीएल की एक एक बैलेंस शीट दी हुई है, पिछले साल की भी है नहीं, तो अगर कोई रेशो ऐसी हुई जिसमें आपको एवरेज डेटर्स या एवरेज इन्वेंट्री ये चाहिए, तो कैसे करें एवरेज? दोनों कंपनीज की इन्वेंट्री का एवरेज कर दें? नहीं, जो गिवन है वही यूज कर लेंगे। इसका रीजन ये है कि हम अज्यूम कर लेंगे कि पिछले साल भी यही थी। जैसे इन्वेंट्री 4800 आ रही है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, एसएल की इन्वेंट्री 4800 आ रही है 2019 की बैलेंस शीट में। 2018 में भी फिर इतनी होगी। अगर 2018 में भी इतनी ही होगी तो तभी तो एवरेज इतनी है। क्रेडिटर्स पीरियड फार्मूला क्या होता है? एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज और क्रेडिट परचेजेस इनटू 355। इसी तरह डेटर्स पीरियड, एवरेज डेटर्स
ओवर क्रेडिट सेल्स इंटू 365। एवरेज डेटर्स क्यों नहीं किए? यही जो 2700 लिखे हैं यही क्यों यूज कर लिए? क्योंकि पिछले साल का डाटा नहीं है। तो फिर पिछले साल का डाटा नहीं है तो उसको जीरो ज्यूम कर लें? नहीं, 2700 ही होगा। पिछले साल भी फिर 2700 ही होगा। इस साल एसएल का डेटा है 2700, पिछले साल भी 2700 ही होगा। तो क्लोजिंग भी 2700, ओपनिंग भी 2700, तो इसलिए एवरेज। यही वजह है कि हम यहां पर एवरेज डेटर्स की जगह वही क्लोजिंग फिगर्स यूज कर लेते हैं, चूंकि पिछले साल का डाटा नहीं है। अच्छा, अब चूंकि पिछले साल का डाटा नहीं है तो पिछले साल इन्वेंट्री कितनी होगी एसएल की? 4800। 4800 ही पिछले साल और 4800 ही इस साल। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बराबर हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हो गया तो परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। यही वजह है कि जब आपको क्रेडिटर्स की रेशियो बताई थी तो उसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आपको परचेजेस की फिगर नहीं पता चल रही तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी काम चला लेंगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल से काम चला लेंगे। हाँ, लेकिन जिन क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस निकाल सकते थे उनमें परचेजेस ही निकाली थी, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल इस्तेमाल की है क्रेडिटर्स वाली रेशियो में। कैंसिल ना करें, ये भी 4800 है, ये भी 4800 है। हाँ, क्योंकि हमारे पास डाटा सिर्फ एक साल का है ना, तो हम एवरेज की जगह वो क्लोजिंग फिगर इसीलिए यूज कर रहे होते हैं कि हम समझते हैं पिछले साल भी इतना ही था, तो इसलिए एवरेज भी उतना ही होगा। तो ओपनिंग भी 4800, क्लोजिंग भी 4800। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। चलिए पॉइंट नंबर 3। दोनों में से कैपिटल का कौन सा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है? किसी रेशियो में हमने कैपिटल इस्तेमाल किया है? कैपिटल यानी शेयर कैपिटल किया है इस्तेमाल? नहीं। तो रेशियोज में हमने कैपिटल किसको कहा था? कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो उस पूछा यह है कि अपने कैपिटल का कौन बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, तो यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पैसों का अच्छा इस्तेमाल क्या होता है? बिजनेस पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? सजा के रख रहा होगा, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो इसलिए पैसों का अच्छा इस्तेमाल यानी जो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और कैपिटल का वर्ड था ही हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में इस्तेमाल किया, तो इसलिए पॉइंट 3 का मतलब ROCE है जी। नहीं नहीं, कैपिटल और लोन नहीं होता है, इक्विटी और लोन होता है। इक्विटी में कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों होते हैं। तो सर हम जो मतलब ओवरऑल कैपिटल को कहते हैं, हम इक्विटी को कहते हैं, वो यही होता है ना, जो उसमें प्रीमियम वगैरह आ जाते हैं और शेयर कैपिटल को मिक्स करके हम इक्विटी कहते हैं। रिजर्व्स भी होते हैं, रिटेन अर्निंग्स वगैरह, सारा कुछ होता है उसके। अच्छा तो सर बैंक लोन जो अगर हम उसे देखें तो वो कैपिटल तो नहीं है सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल से मुराद वो अकाउंटिंग वाला कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल। कैपिटल कहते हैं कि बिजनेस को सरमाया चाहिए, ये ना आम अल्फाज में भी इस्तेमाल हो रहा था। ये जिसने बिजनेस करना है ना, उसको अकाउंटिंग अगर नहीं भी आती तो ये बहुत आम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है कि कैपिटल कहाँ है तुम्हारे पास, सरमाया किधर है। तो जो बिजनेस ने पैसे यूज करने होते हैं, वो बिजनेस को कोई पैसे देगा तो बिजनेस को इस्तेमाल करेगा ना, या तो वो पैसा बिजनेस खुद कमाएगा, लेकिन खुद कहाँ से कमाएगा? शुरू होगा तो कमाएगा। तो पैसे को पहली बार तो इंजेक्ट करना पड़ेगा। दो तरह से पैसा बिजनेस में आ सकता है, या ओनर्स पैसा दे रहे होंगे या लेंडर्स पैसा दे रहे होंगे, उस पैसे को कैपिटल कहा जा रहा है। ये रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल वो शेयर कैपिटल वाला कैपिटल नहीं है। इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल जहां पर सरमाए की बात हो रही है, वो फंड्स जो बिजनेस को पहुंचे, वो फाइनेंस जो बिजनेस को पहुंचा ताकि बिजनेस इन पैसों को इस्तेमाल करे और अपना को जो भी काम चलाना है वो चलाए। तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पर कैपिटल से मुराद वो अकाउंटिंग वाला शेयर कैपिटल नहीं है, कैपिटल से मुराद सरमाया है जो बिजनेस को चाहिए। तो वो देखें, इक्विटी वाला फार्मूला कैपिटल के लिए यूज कर रहा होता कि कैपिटल
तो रेशियोज में कैपिटल से मुराद शेयर कैपिटल नहीं है, हैं? ये तो एक नई बात है। नहीं, नई बात तो है क्योंकि रेशियोज तो है ही नई चीज, ये कोई अकाउंटिंग की तो चीज ही नहीं है। नहीं मतलब वैसे कह रहा हूँ कि हम कैपिटल का जो मतलब अकाउंटिंग में लेते हैं वही बात करो ना कि रेशियोज अकाउंटिंग नहीं है ना, रेशियोज में हमने कहीं डेबिट क्रेडिट तो किया ही नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं है रेशियोज। ये तो FAR 1 के सिलेबस में है तो पढ़ रहे हैं, वरना ये ऑडिट में भी हो सकता है। ऑडिट पढ़ा है कोई? पढ़ा? FAR 2 गए, हाँ। वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में है रेशियोज, तो ऑडिट में भी रेशियोज का इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट इनफैक्ट, वो भी रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए रेशियोज कोई अकाउंटिंग तक महदूद नहीं है चीज, तो ये तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये अकाउंटिंग से हाँ डिफरेंट चीज पढ़ रहे हैं आप। तो रेशियोज के लिए कैपिटल मींस फंड्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अपनी सेल प्राइस किसने कम रखी हुई है? तो GP रेशो। पॉइंट नंबर 5, लिक्विडिटी किसकी बेहतर है? लिक्विडिटी रेशोज 2 पड़ी थी, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। तो इन दोनों में से जो ज्यादा मशहूर है वो करंट रेशो है, लेकिन अगर इसमें कोई आंसर क्विक रेशो भी निकाल देता सिर्फ तो वो भी ठीक था, सिर्फ करंट रेशो निकाल देता वो भी ठीक था, लेकिन लिक्विडिटी में चूंकि हैं ही सिर्फ 2 तो दोनों निकाल दें। वो ना 4-5 रेशोज, तो फिर सोचे कौन सी निकालें, 2 ही तो रेशोज हैं, तो दोनों ही निकाल देनी बेहतर है। पॉइंट नंबर 6, एसेट्स का प्रॉफिट से लिंक है, हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट। कौन सी रेशो है जिसमें प्रॉफिट्स और एसेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं? रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसलिए इसमें रिटर्न ऑन एसेट्स निकालनी है। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेंगे, टोटल के नॉन? टोटल, टोटल। कौन अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अच्छे कंट्रोल कर रहा है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी एक रेशो थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। और लास्ट जी, सर हम ये नेट प्रॉफिट अच्छा ठीक है, अच्छा सवाल है। सेल्स हजार, पता नहीं, तजुर्बा करके देख रहा हूँ, हो सकता है कि नेट प्रॉफिट से भी आंसर निकल आता, एक तजुर्बा कर रहा हूँ। हैं जी? देते हैं और इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 120 और 125, 180, 275। ये देखिए कितने परसेंट है? 18%। कैलकुलेटर की जरूरत है? 27.5%। ये 12% और ये 12.5%।
अच्छा जी, रिजल्ट नज़र आ रहा है। कैलकुलेशन मेरा ख्याल है ठीक किया मैंने, है को प्लस माइनस की गलती तो नहीं करी। जीपी नेट प्रॉफिट किसका बेहतर है? कंपनी बी। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये क्या बात हुई, ये क्यों फर्क आ गया? क्योंकि नेट प्रॉफिट के कम ज्यादा होने में जीपी का भी रोल होगा। हो सकता है इसका, बल्कि हो सकता नहीं है, इसका जीपी उससे बहुत बेहतर है, इसलिए एक्सपेंसेस ज्यादा होने के बावजूद नेट प्रॉफिट उससे बेहतर है। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट उससे बेहतर होने की वजह एक्सपेंसेस है सिर्फ, जीपी भी है, तो वहां पर वो सिर्फ एक्सपेंसेस की बात पूछ रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल देंगे तो उससे एक्सपेंसेस वाली बात तो नजर नहीं आएगी। लगेगा कि इसका नेट प्रॉफिट बेहतर है, इसका मतलब इसके एक्सपेंसेस कंट्रोल है, नहीं, एक्सपेंसेस तो इसके इससे बेहतर है। तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कंट्रोल करने की बात कर रहा है, तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशियो क्या, नेट प्रॉफिट की रेशियो जीपी के साथ होती है? क्या मतलब? जैसे भी हम नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स कर रहे हैं, हाँ, नेट प्रॉफिट ओवर जीपी कर रहे हैं, अगर होती कोई रेशियो नेट प्रॉफिट ओवर जीपी कर लें, ये एक अच्छी पिक्चर बन सकती है कि नेट प्रॉफिट ओवर जीपी कर लें अगर। वैसे तो ये यूज़ नहीं होती, लेकिन रेशियो में क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस करें तो हाँ ठीक है, ये अच्छा एनालिसिस है कि नहीं 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 नहीं, इससे क्या लग रहा है, नेट प्रॉफिट ओवर जीपी से क्या निकल रहा है? सर ये देखना चाह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट ओवर जीपी से पता चलेगा कि एक्सपेंसेस किसके बेहतर कंट्रोल हैं। तो ये तो बी के बेहतर कंट्रोल है, लेकिन बात एक्सपेंसेस की नहीं रही, बात ये हो गई कि इनकी अमाउंट्स बहुत डिफरेंट हैं। नहीं, इससे भी सही पिक्चर नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें भी जीपी का रोल आ जाएगा, इसमें भी जीपी का रोल आ जाएगा। इनफैक्ट इन अदर वर्ड ये कह लें कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी इसमें असर शामिल हो जाएगा। नहीं, फाइनेंस कॉस्ट चलो ना भी हो, लेकिन नेट प्रॉफिट तक पहुंचने में कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी अमल दखल आ जाएगा। अब जैसे ये बिजनेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत अच्छी मैनेज कर रहा है, लेकिन फिर ये चौड़ा हो जाता है और एक्सपेंसेस में ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता, तो यहाँ नुकसान कर रहा है। तो अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बेहतर की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशियो है। लास्ट पॉइंट, बैंक से लोन कौन बेहतर ले सकता है? अब जरा बैंक बन के सोचें कि जिस बैंक ने लोन देना है, बैंक की फिक्र क्या होगी कि इंटरेस्ट भी है, कि इंटरेस्ट मिले नहीं मिले, और ज्यादा बड़ी टेंशन क्या होगी, पैसे वापस मिले कि ना मिले। तो बैंक ने ये देखना है कि मेरे पैसे वापस करने के काबिल है कि नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट चलो ना भी मिले, भाई मेरे पैसे वापस दे दे। तो बैंक के लिए ज्यादा फिक्र वाली बात यह है कि इसके अंदर रिस्क कितना है, तो इसलिए डेट इक्विटी रेशो यानी गियरिंग रेशो, और गियरिंग का वो फार्मूला आपको टोटल वाला बताया था, वो ज्यादा मशहूर है। हाँ जी, और इस सवाल में कोई भी जरा सी भी कोई कंसेप्चुअल कंफ्यूजन, सवाल करना था तो मसले होने थे। सही है, इसी टर्नओवर रेशियो को कंसेप्ट कर रहे हैं कि एसेट्स को इस्तेमाल करके बिजनेस कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। रेवेन्यू और एसेट्स का क्या ताल्लुक है, ये एसेट टर्नओवर से पता चलेगा। एसेट से इस्तेमाल करके मतलब कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिजनेस। जैसे इसकी मिसाल मैंने बताई थी कि एक रेस्टोरेंट है जिसने अंदर बैठने की बहुत जगह बनाई हुई है, और एक बिल्कुल शॉर्मा लगाता है जो बिल्कुल थोड़ी सी जगह है लेकिन
ज़्यादा सेल्स कर रहा है, तो एसेट्स इस्तेमाल करके सेल्स कितनी जनरेट हो रही है, ये एसेट टर्नओवर है। इसमें 0.4 इससे लिंक कर रहे थे। 0.4 को लिंक किया था तो नहीं, सेल्स ज़्यादा कर रहा है। सेल्स ज़्यादा होना यूनिट्स की वजह से होता है। सर 4/2 सेलिंग प्राइस कह रहा है, सेलिंग प्राइस, कीप लोअर सेलिंग प्राइसेस। आपको इससे ऐसे टर्नओवर क्यों लग रहा है? सर मार्केट शेयर भी तो है ना, लेकिन मार्केट शेयर किस वजह से? तो सर वो अपनी प्राइसेस कम रखता है, प्राइसेस कम कर रहा है ताकि ज्यादा चीजें बेच सके। इसमें एसेट्स का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा। बात एसेट्स के अच्छे इस्तेमाल की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो ज्यादा कस्टमर लेना चाहता है, तो वो सेल प्राइस कम रख रहा है, सेल प्राइस की बात कर रहा है। ऐसे टर्नओवर से सेल प्राइस का कम होना ज्यादा कैसे अंदाजा होगा? नहीं सर वो क्यों मुझे ये चीज़ है। नहीं, सेल प्राइस तो उसमें नहीं इस्तेमाल हो रही होगी ना, हमें ऐसे टर्नओवर अच्छा ये पॉइंट जो है ना, ये मैं इनको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको तुक्का लगा के लग रहा है कि आपने आंसर ठीक कर लिया, तो ये इतना कोई अच्छा साइन नहीं है। आपको इन पॉइंट्स के मतलब समझ आने चाहिए। मैं दोबारा समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि बताएं कौन सी रेशो कैलकुलेट करें जिससे ये अंदाजा हो जाए कि कौन सी कंपनी कस्टमर्स से पैसे जल्दी ले लेती है। तो कस्टमर से पैसे लेने वाली कौन सी रेशो है जल्दी पैसे लेने वाली? डेटर पीरियड, उसके अलावा और कोई रेशो नहीं। तो ये तो कंफर्म डेटर्स पीरियड की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 2, अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मतलब जिन टर्म्स पे उधार दिया जाता है, तो वो टाइम पीरियड ही है जिस पे उधार दिया जाता है। और क्या टर्म्स एग्री हो रही होंगी? उधार पे खरीदने बेचने की टर्म्स क्या एग्री होती हैं? टाइम पीरियड ही है ना। किसी से चीज उधार पे खरीद रहे हैं, वो कहे जी उधार तो आप ले रहे हैं, लेकिन क्या टर्म्स हम तय करें? तो टाइम पीरियड ही की बात हो रही होगी। तो इसलिए क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट सप्लायर्स का मतलब है कि किन सप्लायर से एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड हम अवेल कर पा रहे हैं, यानी किस कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को ज्यादा अरसे बाद पेमेंट की। तो कौन सी रेशो है? क्रेडिट पीरियड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जरा सी भी बेटा कंफ्यूजन है तो पूछे, मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं कि क्यों वो रेशो निकाली जा रही है, उसकी जगह कोई और रेशो क्यों नहीं हो सकती थी। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में उन्होंने कहा है कि जो अपने कैपिटल का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल से मुराद शेयर कैपिटल नहीं है। रेशोज अकाउंटिंग का चैप्टर नहीं है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं था, ये कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन अकाउंटेंट भी कर सकता है काम। ये जो रेशोज का इस्तेमाल है ना, ये नॉन अकाउंटेंट भी करेगा। ये देखिए एक बंदा है जो अकाउंटिंग क्या उसको कोई अंग्रेजी भी नहीं सही आती, लेकिन वो बिजनेस के साथ उधार पे काम करना चाहता है। इस कंपनी के साथ उधार पे सामान बिजनेस को बेचना चाहता है। इसकी परेशानी क्या होगी? कोई है जो इस बिजनेस को उधार पे सामान बेचने के लिए भी प्लानिंग कर रहा है, इसकी क्या फिक्र हो सकती है कि हमारे पैसे कब वापस मिलेंगे? तो उसको कोई बताएगा कि एक ना कैलकुलेशन होती है, उसको उससे डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा कि ये लोग कितने कितने अरसे बाद अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया करते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग जाननी जरूरी है? नहीं। तो इसलिए ये अकाउंटिंग नहीं है। इसमें कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल नहीं है। रेशोज में कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस के पास सरमाया कितना है। सरमाया कहते हैं जिस पैसे को इस्तेमाल करके अब आगे चलना होता है। तो जो पैसा बिजनेस के पास है वो कहां से आया? दो रास्ते हैं, या तो ओनर्स ने दिया होगा या लेंडर्स ने दिया होगा। उन दोनों के पैसे को मिला के कैपिटल कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो पूछ ये रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन ज्यादा एफिशिएंट यूज कर रहा है? पैसे का इस्तेमाल बिजनेस क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, और कैपिटल यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, तो इसलिए ROCE है। चौथे पॉइंट में उसने पूछा है कि कौन सा बिजनेस है जो सेलिंग प्राइस कम रखता है,
टू गेन द मार्केट शेयर, जिनको मार्केट शेयर गेन करने की बात समझ नहीं आई वो ऐसे मिसाल समझ लीजिए कि किसी भी मार्केट में, जैसे एक तंदूर है, रोटियां लगाते हैं वो, उनके कस्टमर्स वही लोग होंगे ना जो रोटियां खरीदते हैं तंदूर से। अब एक तंदूर एक मोहल्ले में, अच्छा ये तंदूर जो होता है ना ये मोहल्ले का होता है, दूसरे शहर से लोग उस तंदूर से रोटियां खरीदने नहीं आते होंगे, ये एक मोहल्ले का तंदूर है। उस तंदूर उस मोहल्ले में हो सकता है 4 तंदूर हो जो उस इलाके के रेंज में बनती हैं। उन चारों तंदूरों वाले के लिए टोटल कस्टमर्स कितने होंगे जो उस मोहल्ले के लोग हैं जो रोटियां खरीदते हैं। लेट्स से उस पूरे मोहल्ले में जिसको ये 4 तंदूर कवर करते हैं, टोटल खरीदी जाने वाली रोज की रोटियां, बल्कि एक टाइम की रोटियां टोटल उस मोहल्ले में खरीदे जाने वाली 50,000 हैं। बहुत हो गए वैसे, लेकिन चलो ज्यादा हो गए। चले 1000 हैं। अब ये है टोटल मार्केट, इनमें से एक तंदूर की रोटी अच्छी होती है तो 400 रोटियां तो उस तंदूर की ही रोज बिकती हैं। उस पूरी मार्केट में से इस तंदूर वाले का शेयर 40% माना जाएगा कि आउट ऑफ टोटल अवेलेबल पॉसिबल कस्टमर्स इस बिजनेस के पास कितने हैं, इसको मार्केट शेयर कहते हैं। तो बिजनेस चाह रहा है कि ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास हों, तो उसके लिए उन्होंने सेल प्राइस कम रख दी। सेल प्राइस कम ज्यादा करने से, सेल प्राइस कम ज्यादा करने से कौन सी रेशो है जो इफेक्ट हो रही होगी? जीपी, सीधी सीधी जीपी इफेक्ट होगी। तो इसलिए इसके लिए हमें जीपी रेशो चेक करनी पड़ेगी। हाँ जी, 0.4। अभी एक सवाल पूछा था स्टूडेंट ने, बाकियों से भी शेयर कर लेता हूं कि इसके आंसर में एसेट्स टर्नओवर रेशो, क्योंकि एसेट्स टर्नओवर रेशो का कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। एसेट्स टर्नओवर रेशो क्या होती है? एसेट्स टर्नओवर रेशो जो होती है कि बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं उनको वो इस्तेमाल कर रहा है सेल्स करने के लिए। जैसे कॉलेज है, इस कॉलेज का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टेंजिबल क्या चीज चाहिए? क्लासेस, फर्नीचर, यही चाहिए ना। इसी तरह से जो रेस्टोरेंट है उसके पास स्पेस है, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो खाना पकाने का इक्विपमेंट है वो सब है, ये उसके एसेट्स हैं। एक बिजनेस जिसमें, चलिए एक एकेडमी की मिसाल लेता हूँ, ये ओ लेवल में और मैट्रिक लेवल तक एकेडमीज का बिजनेस है बहुत ज़्यादा। एक एकेडमी है जिसमें 10 रूम्स हैं, लेकिन इतना ही बस एडमिशन है कि एक एक सेक्शन है बस हर क्लास का। उसके मुकाबले पे एक और एकेडमी है जिसमें रूम सिर्फ 4 हैं, लेकिन इतने स्टूडेंट्स हैं कि वो 4-4 शिफ्ट्स, 5-5 शिफ्ट्स में रोज क्लासेस हो रही हैं। तो जिनके पास रूम सिर्फ 4 हैं, शिफ्ट्स चलाने से वो अपनी उसी बिल्डिंग से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जबकि जिसके पास 10 कमरे हैं उसकी बिल्डिंग बड़ी है लेकिन उनका रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पा रहा। तो एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताती है कि बिजनेस अपने एसेट्स को कितना अच्छा यूटिलाइज करके कितना काम ले लेता है उनसे, कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इसको एसेट्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इसमें बात सेल प्राइस कम ज्यादा होने की ही नहीं सिर्फ है, लेकिन जहां पर बात सिर्फ सेल प्राइस कम करने की थी, तो सेल प्राइस देखें, टोटल सेल्स ज्यादा होना क्या सिर्फ सेल प्राइस कम होना वजह? फिर क्वालिटी भी तो अच्छी हो सकती है, यूनिट्स भी तो ज्यादा बिक सकते हैं। ज्यादा सेल्स होने में यूनिट्स ज्यादा बिक रहे, क्वालिटी भी तो अच्छी हो सकती है। यहां पर वो पूछ रहा है कि सेल प्राइस कम किसने रखी है ताकि ज्यादा यूनिट्स बेच सके। तो ये सीधी सीधी सेल प्राइस की प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर जीपी रेशो है। और पॉइंट नंबर 5, ये तो वर्ड से ही पता चल गया कि कौन सी रेशो निकालनी है। लिक्विडिटी पोजीशन, तो ये 2 हैं जो लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं, तो उनका दोनों ही आंसर निकालना बेहतर है। पॉइंट नंबर 6, कौन अपने एसेट्स को प्रॉफिट में बेहतर कन्वर्ट करता है? तो एसेट्स और प्रॉफिट इन दोनों का ताल्लुक एक ही रेशो में है, रिटर्न ऑन एसेट्स। पॉइंट नंबर 7, कौन अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेहतर कंट्रोल कर रहा है? तो इसके लिए भी बात कर ली, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। और पॉइंट नंबर 8, ये भी अभी मैंने आखिर में कहा था कि लोन देते हुए बैंक को ज्यादा बड़ी फिक्र ये है कि मेरा पैसा वापस मिल जाए। तो लोन का पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सॉल्वेंसी रेशो, ये वो डेट इक्विटी रेशो होती है।
तो इसलिए इसमें गियरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी जी। सर एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो ये बता रही है कि कौन अपने एसेट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, ताकि सेल ज़्यादा जनरेट हो। एसेट टर्नओवर रेशियो में टोटल एसेट्स की जगह हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज़ कर सकते हैं जी, तो ये नहीं बताते कि हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को कितना अगर एसेट्स टर्नओवर में, हाँ टोटल एसेट्स की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज़ कर सकते हैं, जी, वो ये नहीं बता रहा कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नहीं, जो एसेट्स टर्नओवर है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है, ज़्यादा वो एसेट से ही रिलेटेड है, बहुत कम होगा कि उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इस्तेमाल हो रहा हो, वरना मेनली उसमें एसेट्स ही होते हैं, टोटल एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, ये दो बेहतर हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत दूर के चांसेस हैं। चलें ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 15 कहा था, उसमें मेन चीज़ तो मैंने बैलेंस शीट जो कल खुद ही बना दी थी बोर्ड पे, उसके बाद उन्हीं फिगर से रेशोज़ निकालनी थी। क्वेश्चन 15 में रेशोज़ में कोई मुश्किल परेशानी है तो बताइए जी। बोलो क्या ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन नंबर 8 कि इस तरह से फंक्शन बता के पूछा हो, पहली दफ़ा ही था वैसे, हाँ मतलब इस तरह से एग्जैक्ट पहचान, हाँ पहली दफ़ा ही। हाँ जी क्या पूछना है क्वेश्चन 15 में? ये जो सॉल्यूशन में गियरिंग रेशियो निकाली है, इसमें लॉन्ग टर्म डेट के लिए लिखा हुआ है 1600 माइनस 850, तो ये कैसे निकले आप? क्वेश्चन 15 में जी सर, ये तो क्वेश्चन में सीधा बताया हुआ है सर, जस्ट 1600 माइनस 850। कहाँ पर? सॉल्यूशन में सर, अच्छा कौन सी रेशो देखूं? गियरिंग रेशो। अच्छा ये क्विक रेशो ठीक है। अच्छा ये ना असल में हुआ होगा, ये तो मैंने भी गौर किया, ये आई कैप का सोल्यूशन कॉपी किया था। होता ये है कि जब लाइनें एक जैसी लिखनी होती है ना, तो उसी को कॉपी पेस्ट करके ना नीचे वैल्यूज़ लिखते हैं, तो ये ऊपर वाली फिगर ही को कॉपी किया होगा, नीचे इसमें वैल्यूज चेंज की होंगी, तो ये ऊपर वाला ही न्यूमरेटर कॉपी रह गया, वरना 750 तो गिवन है, तो इसलिए 750 से ही निकलेगा आंसर। यानी ये न्यूमरेटर में जो ये 1600 माइनस 850 किया हुआ है, ये शायद ऊपर वाला कॉपी करने की वजह से ऐसा हो गया, वो उन्होंने कॉपी करके नीचे लिखा होगा, तो वो ये तो मैंने भी गौर नहीं किया, मैंने तो एंड आंसर देखा था बस। तो हाँ ये गियरिंग रेशो के अंदर न्यूमरेटर में 750 है सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन में गियरिंग रेशो, क्वेश्चन 15 के सोल्यूशन में गियरिंग रेशो 750 ओवर 1702। ये 1702 कैसे बना ये तो चलो ठीक है, लेकिन जो 750 है ये तो दिया हुआ है, ये 1600 माइनस 850 नहीं है, ये कॉपी पेस्ट की वजह से ऐसा आ गया, तो बाकी आंसर बदल तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 8 डन जी।
तो यही है। हाँ, तो यहाँ भी यही किया हुआ है। नहीं तो हम क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहा है भाई? रिसीवेबल पीरियड, डेटर्स पीरियड, हम क्या फॉर्मूला लेते हैं? डेटर्स पीरियड, डेटर्स पीरियड। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 15 जी। ज़्यादा नहीं मैंने कहा था, ज़्यादा कब कहा था? किसी सवाल को डिस्कस करते हुए कहा था। नहीं, ज़्यादा तो नहीं मैंने कहा। मैंने कहा था कि वर्किंग कैपिटल का आंसर रिड्यूस करने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। या तो डेटर पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड को कम कर लें या क्रेडिटर पीरियड को बढ़ा दें। बेहतर की बात नहीं की थी। उस सवाल में पूछा हुआ था कि वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इन्वेंट्री पीरियड कम कर लें, डेटर पीरियड कम कर लें या क्रेडिटर पीरियड बढ़ा दें, तो उससे आंसर कम आएगा। अब इसके लिए स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं वो ये बता, इस सेंस में बात कर रहा था। बेहतर कितनी बात की थी? मैंने इसको बेहतर करने की बात नहीं की थी। मैंने इस सवाल का आंसर करने को कहा था कि वर्किंग कैपिटल पीरियड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो क्रेडिटर्स से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप हमें टाइम थोड़ा और ज़्यादा दिया करें, यानी क्रेडिटर्स उनके पैसे ज़बरदस्ती चढ़ाना ना शुरू करें, ये नहीं हो रहा। हाँ, उनसे टाइम ज़्यादा लें, उनसे अच्छी, अगर हम उनसे टाइम ले लेंगे तो ये हमारी अच्छी बार्गेनिंग पावर है कि हमने उनसे अच्छा टाइम ले लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 किया था कल। अच्छा चलें, एक ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है एक। अच्छा, शुरू से मैं देखूं, मैं रीसेंट सवाल ज़रूर चाहूँगा कि डिस्कस हो। 5 कर लिया था, है ना? 6 अभी कराने लगा हूँ। 7 थ्योरेटिकल चीज़ है, 8 कर लिया। 9 आज का होमवर्क दे रहा हूँ। 10, अच्छा ठीक है, हाँ 10 तो कमेंट्स वाला है। 11 कर लिया। 12 नहीं। ठीक है, कल आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करके आ रहे हैं। और दूसरा आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 की पार्ट ए रेशियोज कैलकुलेट करके आ रहे हैं। बी मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए होमवर्क है। पार्ट ए में सिर्फ कंप्यूट करने को कहीं है 6 रेशियोज, बी में उसकी कमेंट्री है। कमेंट्री में आपको आज थोड़ी बहुत देखता हूँ, अगर मौका मिला तो, चांस कम ही लग रहा है मुझे, लेकिन ये बस कमेंट आपको बताना है और बस ये ख़त्म है चैप्टर। कल मैं इंशाल्लाह आगे चलूँगा, ये आज बस ये प्रैक्टिस समेत ख़त्म होने लगा। तो क्वेश्चन 6 अभी करने लगा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है क्वेश्चन 6, कमाल ही सवाल है। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 10 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये एमसीक्यूज की भी अच्छी प्रैक्टिस का सवाल है, यानी जिसने भी बनाया है बहुत अगली नस्लों के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि अगली नस्लें इसकी प्रैक्टिस करके ना बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। हाँ, जो उस अटेम्प्ट में थे उनके साथ तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली नस्लों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अच्छा खैर, वो इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये चीज़ सिखाई तो होती है बच्चों को। आपको ना एमसीक्यूज में खास तौर पे, वैसे ये एमसीक्यू टाइप चीज़ थी लेकिन उसने फुल फ्लैज 17 नंबर के सवाल में पूछ ली थी, वरना इस टाइम में जब ये पढ़ा रहा था बच्चों को तो एमसीक्यूज में तो ऐसी प्रैक्टिस की होती है
लेकिन वो MCQ सोच के की होती है, 2 नंबर 1 नंबर। जब उस कॉन्सेप्ट पे 17 नंबर पूछ लिए जाएं तो तो कॉन्फिडेंस खराब होता है। बहरहाल अगर यही सब एक एक करके MCQ पूछा होता तो तकलीफ ना हुई, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्चुअली भी करने लगा हूं डिस्कस। 17 नंबर का सवाल बहुत तकलीफ दे। चले करते हैं सवाल। इस सवाल से पहले एक दो ज़बानी बातें डिस्कस करते हैं। आपसे ना MCQs में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर फलानी आइटम में इतनी चेंज आ जाए तो फलानी रेशो में क्या फर्क पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं, जस्ट उसकी मूवमेंट। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर डेटर से पैसे आ जाएं, डेटर से पैसे आ जाएं तो करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। करंट रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइड देख रहे हैं आप, डेटर से पैसे आ रहे हैं, डेटर कम हो गया, कैश बढ़ गया। करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए करंट रेशो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलें और सवाल। अगर डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करना शुरू कर दें, ये जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है, जीपी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। डेटर्स को अगर डिस्काउंट अलाउ कर दें कि जल्दी पैसे दे दें तो जीपी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। जीपी रेशो, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जीपी के नीचे आ रहा होता है, ना इसका सेल्स में कोई इंपैक्ट है ना कॉस्ट ऑफ सेल में इंपैक्ट है। ये है MCQs की टेस्टिंग रेशोस के हवाले से। वैसे और टाइप की भी है, यानी आपसे MCQs की चलो प्रैक्टिस आएगी तो देख लेंगे, लेकिन ये है थोड़ी टेक्निकल टेस्टिंग MCQs में। और सिर्फ MCQs नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन 4-5 नंबर का सवाल भी इस तरह पूछा जा सकता है। और मिसालें देता हूं। क्रेडिटर्स को पे करने से, क्रेडिटर्स को पे करने से गियरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। क्रेडिटर्स को पे करने से गियरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। क्रेडिटर्स को पे करने से, क्रेडिटर्स को पे करने से, क्रेडिटर्स को पे करने से गियरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। क्रेडिटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गियरिंग रेशियो में कौन से क्रेडिटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कोई भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, क्रेडिटर्स डेट है, क्रेडिटर्स बोरोइंग है। चलें और सवाल इसी तरह का। अगर इन्वेंट्री ज्यादा होने लग जाए हमारे पास तो क्विक रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। क्विक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो इन्वेंट्री कंसीडर ही नहीं होती। जिनको लग रहा है होती है, असल में वो होती नहीं है, वो करंट एसेट्स में से अलग माइनस कर रहे होते हैं, यानी करंट एसेट्स में से एक्सक्लूड कर रहे होते हैं उसको। तो इन्वेंट्री ज्यादा हो जाने से क्विक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शामिल है तो एक्सक्लूड कर रहे हैं ना। अगर हम बैलेंस शीट में से खुद ही पिक करें ना, तो करंट एसेट्स सब एक एक करके ले लें इन्वेंट्री छोड़ के, तो भी क्विक रेशियो का न्यूमरेटर बन जाएगा। बैलेंस शीट के फेस पे करंट एसेट्स में जो जो लाइन आइटम्स हैं उनको एक एक करके ऐड करते जाएं, इन्वेंट्री को छोड़ दें बस, तो एक क्विक रेशियो का न्यूमरेटर बन जाएगा। चलें और मिसाल।
हैं? अच्छा वो चला दें यार लेफ्ट साइड से। टेम्परेचर लोन वापस, लोन पे ऑफ कर दिया, गियरिंग रेशो लोन पे ऑफ कर दें तो गियरिंग रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? गियरिंग रेशो कम हो जाएगी। हाँ तो बेशक नीचे भी होगा वो, लेकिन लोन कम हो जाएगा। लोन कम हो गया तो गियरिंग कम हो गई। देखें गियरिंग रेशो है कि बिजनेस, गियरिंग रेशो बता दिया कि बिजनेस के पास लोन कितना ज्यादा है, तो लोन कम पे कर देंगे तो गियरिंग रेशो कम ही होगी, तो इसलिए गियरिंग रेशो कम हो जाएगी। और मिसाल रिस्क के हवाले से, इसमें अच्छे बुरे के नहीं, इसमें रिस्क कम और ज्यादा की बात होती है। तो गियरिंग अगर कम हो जाएगी तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा तो अच्छी बात ही है, सेफ हो जाएगा बिजनेस। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? हाँ जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। तो क्या पे कर रहे हैं उनको? कैश, तो एसेट भी कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा है करंट, एक क्रेडिटर को पेमेंट करने से करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? जिनको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जज्बाती आंसर है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों कम हो जाएंगे, रेशो पे फर्क पड़ जाएगा। अब रेशो है, रेशो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, मैंने पूछा करंट रेशो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है तो न्यूमरेटर भी कम हो रहा है। हाँ सेम अमाउंट से कम हो रहा है, सेम अमाउंट से दोनों कम हो रहे हैं, तो रेशो नहीं नहीं, तो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? रेशो बढ़ जाएगी, डिपेंड करेगा। अच्छा ये जो भी थोड़ा सा खेलना था, इसका मैं एक और टिप भी बताता हूँ। अगर तो आप इस तरह ज़बानी सोच सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ज़बानी सोचना नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग ना कुछ फिगर वर्क करें, क्योंकि जब ज़बानी सोचने की कोशिश करेंगे ना तो आप क्रेडिटर की पेमेंट करने को करंट रेशो आप समझेंगे कि जी सेम रहेगी, जज्बाती आंसर भी आए ना। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि इस तरह के मामलों को ना हम लिख के किया करेंगे, और उसके लिए सवाल बहुत मज़ेदार है। तो इस सवाल की तैयारी में इस तरह की सारी आप समझ लें कि रेशोज और छोटे मोटे सवालों की प्रैक्टिस छुप गई है, और तरीका एक बार सामने आ जाएगा। ये सवाल इटसेल्फ सिर्फ इस सवाल का करना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको एक स्टाइल मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। बोर्ड पे खैर क्या ज़बानी करना है। और ये ऐसे 17 नंबर थे कि नकल करके भी आ सकते थे, प्रोवाइडेड कि अगले वाले का सही होता था। है? पता नहीं।
चलें जी, पढ़ लिया सवाल। इनमें जो जो बातें समझ नहीं आई कोई बात नहीं, भी मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन सवाल के एक ओवरऑल अप्रोच जरूर रिव्यू कर लेते हैं। पूछा यह है कि अभी हम साल के तकरीबन एंड में खड़े हैं और फॉलोइंग कुछ काम करना चाह रहे हैं। इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल बेहतर कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस यानी बेहतर रेशोज सामने आ जाएं। रिक्वायर्ड है कि ये टेबल आप अपने आंसर शीट में बनाएंगे। असल में अभी तो खैर ज़बानी बात चलेगी, असल में जो एग्जाम में किया होगा ये टेबल बनाना होगा दोबारा शीट पे, और ये जो टेबल बना हुआ है इनमें पॉइंट 1 2 3 4 5 जो कॉलम्स आ रहे हैं ये वही ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। करना क्या होगा कि इन सब में इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट करके ये खाली डब्बे भरने होंगे। कैसे भरें? पर्चियां डाल लें, अकड़ पकड़ कर लें। हर पॉइंट को इन 6 रेशोज के हिसाब से सोचना होगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 है तो इस पॉइंट नंबर 1 को सोचेंगे कि इसका जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। बढ़ जाएगी तो हम इंक्रीज लिख देंगे, कम हो जाएगी डिक्रीज लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। इस तरह से सारी खाली डब्बे भरने थे और सिर्फ बस ये भरने को ही कहा था, कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ज़बानी करना चाहे तो ज़बानी भर दे, कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी रफ वर्क ही होगा। इनफैक्ट आंसर इसका ये डब्बों को भरना था बस। तो इसीलिए मैंने कहा ये था एमसीक्यू स्टाइल की मेहनत, और ये बिल्कुल स्टूडेंट्स को ऐसी मेहनत कराई होती जैसी आपको भी बताई है। लेकिन 17 नंबर का सवाल इस पूरी मेहनत के ऊपर पूछना ना, ये एक फिक्र वाली बात थी स्टूडेंट्स के लिए कि वो इतना हैवी किस्म का सवाल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वरना काम तो ये वही है जो एमसीक्यूज के लिए मेहनत करनी थी। अब इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं जो मेरी तरफ से सजेशन है कि आप ज़बानी सोचने की बजाय एक और काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है, प्रोवाइडेड कि वो काम आप ढंग से कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस भी चीज का इफेक्ट देखना हो ना, हम कुछ फिगर्स अज्यूम कर लेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 में क्या हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट से क्रेडिटर को पे कर रहे हैं और पूछा क्या क्या है, जीपी पे इफेक्ट, नेट प्रॉफिट पे, करंट रेशो पे, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन एसेट्स और क्विक रेशो। इनमें से कुछ तो ऐसे इफेक्ट होंगे जो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, तो उसके लिए तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम क्रेडिटर को पैसे पे कर देंगे, जीपी रेशो पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका तरीका सोचने का यह है कि आप उस रेशो का फार्मूला सोचें, देखें उस फार्मूले में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे जीपी रेशो के फार्मूले में क्या होता है, जीपी ओवर सेल्स। तो जीपी और सेल्स इन दोनों की फिगर का पॉइंट नंबर 1 से क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जीपी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीपी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके ज़बानी ओके। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो तक सोचते हैं। पॉइंट नंबर 1 से हो क्या रहा होगा? इंटरेस्ट तो अभी नहीं होगा ना, इंटरेस्ट का तो वो तो ऑनवर्ड अगले साल पे बात जाएगी। अभी फॉरन क्या होगा? चले और इसको आसान करता हूं, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट, ये इनकम बनेगी ना, अदर इनकम बनेगी। अब बताइए कि ऐसा करने से जीपी सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, लेकिन अदर इनकम आ जाएगी, अदर इनकम आ जाएगी, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। जिसका ज़बानी सोच सके बहुत आसानी से उसको ज़बानी, जिसको थोड़ा सा भी सोचना पड़ रहा है तो या तो एंट्री बना के हिंट मिल जाए या फार्मूला लिख के हिंट मिल जाए, या खास तौर पे आगे जब मैं करंट रेशो वगैरह बताऊंगा ना फिर उसमें हम कुछ वैल्यूज भी अज्यूम करेंगे। जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, चले करंट रेशो समझाता हूं।
इसके लिए ना हम वैल्यूज लेके चला करेंगे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में करंट रेशो पे इफेक्ट बताने लगा हूं। देखें, मिला जुला है, कुछ चीजें जबानी सोच के पता चलेंगी, कुछ के लिए शायद कोई एंट्री करके देखना पड़े, कुछ का कोई फार्मूला लिख के देखना पड़े, कुछ की वैल्यूज लेके, तो मिली जुली मेहनत इस सवाल में सारी मेहनत सवाल के अंदर आ जाएगी। करंट रेशो के लिए आई एडवाइस कि आप वैल्यूज लेके चले, जबानी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। करंट रेशो पे फर्क देखना है तो तरीका क्या कर लें कि इससे पहले और उसके बाद दो फिगर्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले लेट से 500 करंट एसेट्स थे, 300 करंट लायबिलिटीज, ऐसी मैंने अज्यूम कर ली। तो करंट रेशो क्या थी? 1.67। अब ऐसा करते हैं कि पॉइंट 1 में क्या हो रहा है, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं और 5% डिस्काउंट ले रहे हैं, ये ठीक है? 5% डिस्काउंट। अब इसके क्या फर्क पड़ेगा? करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? करंट एसेट्स पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो ओवरड्राफ्ट था। करंट लायबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा? 300 में से 100 कम हो जाएगी, 95 बढ़ जाएगी। $290 ये ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक और क्रेडिट करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा ना। अब देखिए क्या आंसर आया, 1. तो करंट रेशो इंक्रीज। अगर इसको जबानी सोचेंगे तो ये मेरे नहीं ख्याल के जबानी को तुक्का लग गया तो लग जाए, वरना जबानी में ये नहीं हैंडल कर पाएंगे इस तरह की चीजें। तो इसलिए उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप कुछ सादी सी वैल्यूज लें और देखें कि जो जिस चीज का इफेक्ट पूछा है उससे पहले की एक रेशो निकाल दें और फिर उसका इफेक्ट डाल के बाद की रेशो निकाल दें, पता चल जाएगा कि बढ़ रही है कि कम हो रही है कि क्या हो रहा है। अगर ये करंट रेशियो 1 से कम हो तो फिर तो वो उल्टा कम होगा। करंट रेशो 1 से कम कर लेते, बताएं 200 कर लो उसको, ये ले पॉइंट 0.67। सर आगे बढ़ाएं फिर उसको। ये 7 था, ये तो अभी भी वही आया, रिजल्ट तो वही आया ना कि इंक्रीज कर जाएगी, तो वही रिजल्ट है। जाग रहे हैं? स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। इनमें से कौन सी चीज इफेक्ट हो रही है इससे? कुछ भी नहीं। तो स्टॉक टर्नओवर पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ना टिप्स रिपीट करता रहूंगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ज़बानी क्लियरली पता चल जाएगा, नहीं उससे अगला दर्जा फार्मूला लिख के देख लें और साथ
जो काम होने जा रहा है उसकी एंट्री भी बना के देख लें। आप देखिए फार्मूले के अंदर वो फिगर्स इस्तेमाल हो रही हैं तो फर्क पड़ेगा, नहीं हो रही तो यहीं से पता चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस्तेमाल हो रही हैं और आसानी से नहीं जज कर पा रहे कि रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा सोचने की बजाय वैल्यूज लेके काम करके देख लें। लास्ट नहीं, पांचवी, रिटर्न ऑन एसेट्स। इसका फार्मूला क्या होता है? पीबीआईटी ओवर एवरेज या नॉन करंट एसेट्स कह लें, नॉन करंट एसेट्स। जी डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। नॉन करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा तो फार्मूला ज्यादा हो जाएगा। अब ये बगैर वैल्यूज के भी समझ आ रही है बात, ये बात दोबारा सुनिए। इस एंट्री पे तो एतराज नहीं है ना, ये तो वो जो इंट्रो था ना जो नहीं पढ़ा हुआ, ये तो उसमें भी है। अब इसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, इस फार्मूले में इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं होना, तो इसलिए इन्वेंटरी टर्नओवर पे कोई इफेक्ट नहीं। नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स, इस फार्मूले में ये है जो अदर इनकम में आनी है, तो पीबीआईटी हाँ बढ़ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा बस, तो आंसर ज्यादा ही आएगा, तो इसलिए इसमें आ जाएगी इंक्रीज। क्विक रेशो, वैसे तो करंट रेशो ही वाला इफेक्ट इस पे आना है, लेकिन फिर भी फिगर्स भी दिखा देता हूं ताकि डबल प्रैक्टिस हो जाए। ये मेहनत ऑलरेडी की तो हुई है। क्विक रेशो के लिए क्या होता है, बस इन्वेंट्री कितनी कर लें, 100 कर लें, चले। वन पॉइंट तो इंक्रीज, ये पॉइंट नंबर 1 है, इंक्रीज हो गया ना। जी हाँ, ये भी एक अच्छा है तरीका। और क्या पता उसने चुन के सारे डिग्रीज वाले लगे सारे ही गए। हाँ, ये इसमें चांस लिया जा सकता है अगर आपको सवाल बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा या कह लें कि टाइम ही नहीं है बिल्कुल, तो आप सब में कोई एक ही बात लिख दें। देखें, सब में एक ही बात लिखना, अगर तुक्के ही मारने तो सब में फिर एक ही बात लिखना, क्योंकि अगर आपने सब में डिफरेंट बातें लिख दी तो क्या पता सारे ही डिफरेंट तुक्के गलत हो। लेकिन अगर आपने सब में इंक्रीज लिख दिया तो वहीं तो इंक्रीज आ रहा होगा। टोटल कितने डब्बे हैं? 5 और 5 25 नहीं 30, यानी तकरीबन आधे नंबर का एक डब्बा है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट नंबर 2 स्लो मूविंग स्टॉक कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। स्लो मूविंग स्टॉक कहते हैं जो नहीं बिक रहा होता। जैसे ये जूतों की दुकानों पे ना अक्सर ऐसा होता है कि जब सीजन पुराने सीजन की चीजें पड़ी हों तो फिर उसको डिस्काउंट लगा के सेल लगा देते हैं, और वो डिस्काउंट
इतना देते हैं, बाजुकात के नुकसान पे भी बेच देते हैं, क्योंकि वो उनको संभाल के रखना जो है वो ज्यादा भारी मुश्किल काम लग रहा होता है। और ऐसे भी होते होंगे जो बस कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देते होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ स्लो मूविंग आइटम्स जो इन्वेंट्री में पड़ी हुई है उनको कॉस्ट के बराबर ही बेच दें तो क्या होगा। एंट्री बना लेते हैं, एंट्री बना लेंगे ना तो उससे फिर सोचने में आसानी होगी। बताएं जी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और वो कह रहे हैं कि जितनी कॉस्ट है उतनी की बेच दें। ये करने को कह रहे हैं वो। चलिए, जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? जज्बाती आंसर है, अभी देखते हैं। वैसे जो बच्चे जबानी पिक कर सकें, हम अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमाया करते हैं। जब बगैर प्रॉफिट की चीज बीच में मिल जाएगी तो हमारी ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाएगी। क्या इस पे नहीं है ना? नहीं, ये तो देखने वाली, ये तो उन्होंने बता दिया ना। ये तो उन्होंने कहा है कि जितने की चीज कॉस्ट है उतने की सेल कर देंगे, लेकिन इससे हमारे बिजनेस की जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले हम कुछ ना कुछ तो कमाते थे, अब जब बगैर कमाई वाली चीजें सेल में जाके मिलेंगी तो एवरेज खराब कर देंगी। तो इसलिए ज़बानी पता चल गया ये कि नहीं? अच्छा, जिनको ज़बानी पता नहीं चला, मैं फिगर्स अवॉइड इसलिए कर रहा था कि फिगर्स इसमें और गलती कर जाएंगी, लेकिन चले मैं फिगर से भी बता देता हूँ। बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट लेट्स से कि 10,000 रुपए की चीजें, 12,000 रुपए की सेल्स, बल्कि ये चले खैर है। कितने परसेंट जीपी? नहीं भाई, 16.67। अब क्या होगा? सेल्स हो जाएंगी 12,100। कम क्यों होगी भाई? तो जीपी रेशो कम हो जाएगी। मैंने ऐसे ही 10 और 12 अज्यूम कर लिया था, उसमें मैंने ये वाली चीज इनकॉर्पोरेट की है। 100 रुपए की सेल और हो जाएगी, 100 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल और हो जाएगी, तो जीपी रेशो कम हो जाएगी। हाँ, ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट पहले भी ओवरऑल बिजनेस ही बताया था कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। हम ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो रेशोज निकलनी है उन पे असर बता रहे हैं। जीपी रेशो हम जो चीजें बेच चुके वो हो चुकी हैं, एक चीज मजीद बेचने लगे। साल के आखिरी हफ्ते में है हम लोग, जो पूरे साल में किया वो तो किया, बस ये एक ट्रांजैक्शन और कर दें तो फिर ये इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। अच्छा, हम ना साल के आखिरी वीक में हैं, पूरे साल में हुई है बहुत सारी ट्रांजैक्शन। अगर आखिरी हफ्ते में कुछ ना किया तो बस इनकम स्टेटमेंट की ये शक्ल होती, लेकिन अगर ये हरकत कर जाए तो इनकम स्टेटमेंट में इसकी बजाय ये फिगर्स बन जाएंगी। ये हमने इफेक्ट बताना है। कॉस्ट के बराबर सेल्स करने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस सारा का सारा जीरो प्रॉफिट पे होगा, नहीं। हम साल के आखिरी वीक में खड़े हैं, साल के आखिरी वीक में हम कोई ऐसे एक्शन लेना चाह रहे हैं कि जिनसे हमें लग रहा होगा कि प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा, तो उसका असर पिछले साल के जो 51 हफ्ते हैं उनकी मेहनत को नहीं जाया कर रहा, बस आखिरी हफ्ते में कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे तो अब इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है हमने।
नेट प्रॉफिट रेशो। चूंकि ये सारी चीजें ऊपर ऊपर की हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट है, जीपी रेशो कम होनी है तो नेट प्रॉफिट भी कम ही आना है। देखें अगर जीपी परसेंटेज कम है तो नेट प्रॉफिट भी कम तो हो ही गया है, मजीद तो कुछ नहीं है जीपी के नीचे वाली चीजें। तो जो जीपी परसेंटेज में कमी आनी है तो नेट प्रॉफिट में भी कमी तो आनी है। ये नीचे जाएगा तो पुश करके नेट प्रॉफिट ने भी नीचे तो जाना है। तो ये तो ज़बानी डिक्रीज आ गया। अगर ज़बानी डिक्रीज नहीं करना तो फिगर्स ले देता हूँ, लिख दो फिगर्स। चले, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 500, नेट प्रॉफिट 1500, नेट प्रॉफिट रेशियो चेक कर लें। अब कहा था फिगर्स लेके दिखाएं तो करो भी तो सही ना चेक कर। कम हो जाएगी ना। होश से जागते रहे, सवाल ये बहुत जबरदस्त है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट ये सवाल मुझे मजे का बहुत लगता है। आगे करंट रेशो। हाँ जी, करंट रेशो बना लेते हैं। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिगर्स बताएं क्या करें। कोई फिगर्स बता दें। 500, 200, 2.5 अफेक्ट डालते हैं। कैश बढ़ गया और स्टॉक से निकल गया, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट पे बेचा होता तो फिर, अगर कॉस्ट पे नहीं प्रॉफिट पे बेचा, फिर कैश ज्यादा आ रहा होता, फिर हाँ फिर करंट रेशियो बढ़ जाती। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर को स्टॉक टर्नओवर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कितनी कर लें है, चलें 400 कर लेते हैं। 25 चेंज लाएं, क्या करूं। 100 की चीजें और बेच देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी, इन्वेंट्री हो जाएगी 300 इन्वेंट्री उठा के बेच देंगे कितनी, तो स्टॉक टर्नओवर बढ़ जाएगा। है जी, ये बात किसी को समझ ना आई हो। 10,000 मैंने यही 10,000 लिया, 10,100 ये वाला 10,100, इन्वेंट्री ऐसी 400 लिख लिया, बेच देंगे तो 300 रह जाएगा ना, ये वो 300, तो स्टॉक टर्नओवर बढ़ जाएगा। करंट एसेट्स 100 से बढ़ रहे हैं और 100 से कम हो रहे हैं, तो करंट एसेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, करंट लायबिलिटीज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए करंट रेशियो वही की वही।
इस पे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी बात है, कम हुआ है, सामने है सारा कुछ बोर्ड पे, आप बोर्ड पे है यार सारा कुछ। जीपी कम तो नहीं हुआ? कहाँ कम हुआ है जीपी? परसेंटेज कम हुई है, 2000 रुपए 2000 रुपए। जीपी की अमाउंट क्यों नहीं कम हुई? तो प्रॉफिट्स की अमाउंट चेंज हो रही है? नहीं। नॉन करंट एसेट्स? नहीं। तो कोई फर्क नहीं आया। जीपी परसेंटेज, जीपी मार्जिन मतलब परसेंटेज। क्विक रेशो, क्विक रेशो। हाँ जी, जज्बाती काम हो जाएगा ये। क्विक रेशो देखें। क्विक रेशो का फार्मूला न्यूमरेटर क्या होता है? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री होती है नॉर्मली, डेटर्स होते हैं, और चलें कैश एंड बैंक कर लेते हैं, काफ़ी है। 300, 400 और 150, 850। और करंट लाइबिलिटीज लेट से 350। क्विक रेशो कैसे निकलेगी? क्विक रेशो करंट एसेट्स माइनस, यानी 850 माइनस, ये भी तो कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस कर लें तो कर सकते हैं ना, यानी 400 प्लस 150 ओवर 350, ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्विक रेशो दिस माइनस दिस, या इन दोनों को ऐड कर दें, 1.6। क्या असर पड़ेगा? जज्बाती नहीं, कोई भी नहीं, कैश ज्यादा होगा। कैश हो जाएगा 250, 400 प्लस 250। इन्वेंट्री तुम वैसे ही इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ इन्वेंट्री तो हम नहीं इस्तेमाल करते ना, इसमें बढ़ जाएगा। वैल्यूज लेके सॉल्व करना पड़ेगा। क्विक रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। आप जब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री है तो 850 माइनस 300 कर लें, या उसकी जगह इन दोनों को ऐड भी तो कर सकते हैं, तो ये मैंने वो ऐड कर लिया। अब इस ट्रांजैक्शन का इस पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश आएगा, कैश 150 से 250 हो जाएगा, ये वो 250 होगा। बाकी ना डेटर्स पे फर्क पड़ेगा ना क्रेडिटर्स पे फर्क पड़ेगा, तो ये रेशो बढ़ जाएगी। इसको मैंने करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री से इसलिए नहीं बताया कि आप उसमें इन्वेंट्री माइनस तो और कर देते, लेकिन आप इस बात का ख्याल ना रख रहे होते कि फिर करंट एसेट्स में टोटल में भी चेंज आता। आप ये तो कर देते कि 850 में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देते, लेकिन वो 850 भी नहीं रह जाना था। जैसे मैं इसको क्विक रेशो वाले फार्मूले से प्रॉपर बताता हूँ।
अगर इस बैलेंस शीट की फिगर रिवाइज करूं तो क्या होगा? इन्वेंट्री रहेगी 200, डेटर्स 400, कैश 250, माइनस 200, और ये भी इनफैक्ट खैर हमने वो 250 एडजस्ट कर ही लिया, 850 माइनस 200, ठीक है, इस रास्ते से भी हो जाएगा, हाँ सही है, उससे भी हो जाएगा, क्विक रेशो वाला जो सीधा तरीका उससे भी हो जाएगा। तो आप इन शॉर्ट वैल्यूज ध्यान से लेके, ध्यान से, फिर जो उसका रिजल्ट निकलेगा उससे इंक्रीज डिक्रीज पता चलेगा। पॉइंट 3, पॉइंट 3 में क्या हो रहा है? पॉइंट 3 में हो रहा है जनाब ये हो रहा है पॉइंट 3 में, पॉइंट 3 में ये हो रहा है। जीपी रेशो, जीपी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि एक एक्सपेंस आ जाएगा। जाग रहे हैं ना? ये सवाल पूरा कर रहा हूं मैं, है इतनी जल्दी नहीं कज़ा हो जाती। इस एंट्री से करंट रेशो पे फर्क देखते हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स 500, 300 चले जी, 5.67, और अब चेंज क्या क्या हो जाएगा? कैश आएगा 90, डेटर्स कम हो जाएंगे 100, तो डिक्रीज हो जाना है क्योंकि ये कम हो रहा है 1.6, तो करंट रेशो डिक्रीज। करंट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, तो नो इफेक्ट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेंस आने की वजह से पीबीआईटी कम हो जाएगा, तो इसलिए ये रेशो कम हो जाएगी। क्विक रेशो, ये कम हो जाएगी, इन्वेंट्री लेनी है तो उसमें ले लेते हैं, माइनस माइनस कर लेता हूँ, तो कम हो जाएगी, क्विक रेशो कम हो जाएगी। क्या
अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज नहीं है तो हाँ, जो करंट पे इफेक्ट आ रहा होगा वैसे फिर क्विक पे भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप वैल्यूज लेने ही की आदत रखें। हाँ, तो फिर इन्वेंट्री तो वैसे ही निकाल देते होते हैं, लेकिन इसमें आ रही होती है ना, करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्री होती है, क्विक रेशियो में इन्वेंट्री नहीं होती। अगर क्विक रेशियो वैल्यूज लेके करना है तो वो वैल्यूज लेके हो जाएगा, इधर से भी लेट से 40 निकाल दें, इधर से भी 40 निकाल दें, तो इसलिए दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हाँ जी, ट्रांजेक्शन बताए ना पहले। विच वुड इंक्रीज सेल्स, यानी और सेल्स हो जाएंगे। डेटर डेबिट, कैश डेबिट, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी कितनी फिगर ले लो, 100 100 एट एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको कह देता हूं 100 और इसको 120, वो टैली करना आसान हो जाएगा। जी जनाब, जीपी परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वैसे तो जबानी से पता चल रहा है, अंग्रेजी से ही पता चल रहा है। उसने कहा एग्जिस्टिंग मार्जिन पे बेच देंगे, तो मतलब एग्जिस्टिंग मार्जिन पे बेच देंगे। ले वैल्यूज ले लेते हैं, ले वैल्यूज ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं आया, नहीं, जितने प्रॉफिट पे पहले बेचे थे अब भी उसी परसेंटेज पे बेचेंगे। ले वैल्यूज भी ले लेते हैं, 12 120 10 100। क्यों सेम आ गया? क्योंकि उतने ही परसेंट पे और चीजें बेच दी, तो सेम ही आना है। अगर एक चीज पहले 100 की खरीद के 200 की बेचते थे तो 50% प्रॉफिट कमाते थे। अब हमने फिर से एक और चीज मजीद 100 की बेची, 100 रुपए की चीज 200 की बेच दी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी हो गई। हमने इतनी ही चीजें और बेच दी सेम रेशो पे, तो क्या अब भी 50% ही नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि उसी मार्जिन पे और सेल्स कर दी। तो जीपी रेशो सेम रहेगी, नेट प्रॉफिट रेशो सेम रहेगी। जज्बाती आंसर है ये, देखें जरा। 500 लिए थे शायद मैंने पहले। पहले नेट प्रॉफिट रेशो क्या थी? 12 पॉइंट है, 5 अब 12.7
12.5 फिर बढ़ जाएगा थोड़ा सा सही, लेकिन बढ़ तो गया ना। थोड़ा सा कि छोटा इंक्रीज थोड़ी लिख देंगे, इंक्रीज ही लिखेंगे ना। जागे जागे यार, बड़ी कीमती बातें हो रही हैं। जीपी रेशो मेंटेन रही है, नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ गई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप केयरफुली फिगर्स लेके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सही पता चलेगा। रेशो सेम है, लेकिन अमाउंट तो टोटल बढ़ गई है ना, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। करंट रेशो बढ़ जाएगी। ये पहले भी मैंने ज़बानी कर ली थी बात, अभी मैंने ज़बानी की थी बात। करंट रेशो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री 100 से कम हो रही होगी, लेकिन डेटर 120 से बढ़ रहा है, तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। फिगर्स ले दूं? देखिए, इन्वेंट्री 100 से कम हो रही है, लेकिन डेटर्स 120 बढ़ रहे हैं, तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। करंट लायबिलिटीज, तो इसलिए करंट रेशो भी बढ़ेगी, क्विक रेशो भी बढ़ेगी, क्योंकि डेटर दोनों में ही है। तो डेटर बढ़ने से करंट रेशो भी बढ़ेगी और क्विक रेशो भी बढ़ेगी। पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स, पीबीआईटी बढ़ रहा है तो फिर रेशो इंक्रीज हो जाएगी, और क्विक रेशो मैंने पहले ही बता दिया। बस लास्ट खत्म है। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन, IAS 16 है। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रह गया। हाँ जी, स्टॉक टर्नओवर तो ये वही वाले पॉइंट ही है ना, वही 100 और 10,000 और 10,100। तो इसका तो आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं। कॉस्ट ऑफ सेल 400, 10,100, 300, तो ये वही वाली बात हो जाएगी। 30, तो स्टॉक टर्नओवर हाँ इंक्रीज हो रहा था। पीबीआईटी बढ़ जाएगा ना, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स वही रहेंगे, तो आंसर बढ़ जाएगा। लास्ट में क्या हो रहा है भाई? कैश डेबिट, पीपीई क्रेडिट और गेन ऑन डिस्पोजल है। 100 का पीपीई 120 का बेच लेते हैं। नॉन करंट एसेट बेचा है गेन पे। जीपी, कोई जीपी की आइटम नहीं है। आगे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि अदर इनकम आ रही है। और करंट रेशो, करंट एसेट्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, करंट एसेट्स बढ़ेगा। वो जो एसेट बेच रहे हैं वो तो नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, तो करंट रेशो बढ़ जाएगी। स्टॉक टर्नओवर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स नहीं, ऐसे नहीं। वैसे ज़बानी भी पता चल रहा है, एक तो नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, ऊपर से इनकम आने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ भी रहे हैं।
न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो बढ़ना ही आंसर। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, ले वैल्यूज लेते वैल्यूज पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स 300 ओवर 1000 320 ओवर 900 न्यूमरेटर भी बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी कम हो गया, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आंसर। और लास्ट पैसे आ रहे हैं तो क्विक रेशो बढ़ेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।